नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र का कुछ हिस्सा हमने कल पढ़ा था, बाकी का हिस्सा आज कंप्लीट हो जाएगा और आज पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बैठ जाओ बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। किसका? मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। हम लोग मानव पाचन तंत्र में कुछ चीजें जान चुके थे। कल हमने डायग्राम बनाया था, एक चित्र बनाया था। उस चित्र में ये जो सभी चीजें थी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। एक ऐसी संरचना थी, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी, बक्कल मतलब हमारा मुंह वाला, मुख गुहा कह सकते हैं, और इसको नेजल कैविटी मतलब नाक कह सकते हैं। तो ये दोनों जब यहाँ से भोजन खाते हैं, हम लोग भोजन अंदर जाता है तो ये इधर एक विंड पाइप होता है जिससे हम सांस लेते हैं, और दूसरा इधर चला जाता है भोजन का। भोजन में जब जाते हैं तो ये जो कहलाता है ग्रासनली ओसोफेगस कहलाती है। ये ओसोफेगस ये हम लोग देख चुके थे। साथ में जब नीचे आता है भोजन तो ये एक संरचना पहुंचता है जिसका नाम है स्टोमक। स्टोमक मतलब अमाशय। कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। अमाशय के बाद में ये जो संरचना है नीचे जाएंगे तो वो कहलाएगी ड्यूडेनम, और इस संरचना में ही इधर एक संरचना बनी होती है जिसका नाम है लीवर, और लीवर में से एक जूस निकलता है, पित्त रस निकलता है, बाइल जूस निकलता है जो पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये क्या था? स्टोमक था। ये सभी चीजें देख चुके हैं। इधर अगर बात करें तो एक संरचना और होती है पत्ते के आकार की, ऐसी होती है। इसको कहते हैं पैंक्रियास, अग्नाशय कह सकते हैं इसको हिंदी में। पैंक्रियास होती है, और नीचे जब जाते हैं तो ड्यूडेनम खत्म हो जाता है, जेजुनम आ जाता है, और इसको हम पूरा बना देते हैं। यहां से ये अंदर आ गया, इसको कहते हैं जेजुनम। इसमें थोड़ा सा एक डाल लेते हैं, एक्चुअल में दिख नहीं रहा होगा शायद। चलिए ये क्या है? जेजुनम है, और ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? डेड्यूनम। ये जो पार्ट नीचे आ जाता है फिर ऐसे ऐसे घूमता है, और इसका दूसरा नाम हो जाता है, इसका तीसरा पार्ट है छोटी आंत का, ये डेड्यूनम, जेजुनम, और ये जो है इलियम। इन तीनों को मिलाकर बनती है छोटी आंत। इसकी 6 से 7 मीटर लंबाई होती है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स, जो वेस्टिज होता है, वेस्टिज ऑर्गन होता है, हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ पर इसका सीकम
बड़ी आंत का भाग होता है, 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, जिसका नाम है सीकम, कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम। यहाँ से जो हमारा वेस्ट ऑर्गन होता है, वो वेस्ट पदार्थ होता है, जो हम भोजन खाते हैं, वेस्ट बचता है, वो बाहर निकल जाता है और पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाता है। ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, तो यहाँ से भोजन हमने ग्रहण किया और जो बचा हुआ है वो यहाँ से निकल जाता है वेस्ट में, और बाकी का अवशोषण हो जाता है, क्योंकि हम लोग पाचन कर लेते हैं और पाचन के बाद ऊर्जा, हमारे खनिज पदार्थ, जल, जितनी भी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सभी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित हो जाती हैं, और अवशोषित होने के बाद हमारी वृद्धि एवं विकास होता है। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि 5 चरण होते हैं इसके, किसके? पाचन तंत्र के। पाचन तंत्र 5 चरणों में पूरा होता है। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाना अंदर लेना, खाना खाना, ठीक है। दूसरा होता है डाइजेशन, पचना। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषित हो जाना। किसका अवशोषण? ऊर्जा का, खनिज पदार्थों का, पानी का, जल का। चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है हमारी शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम अवशोषित कर लेते हैं, तो शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है, एसिमिलेशन होता है। और चौथा होता है एजेशन। एजेशन का मतलब जो खराब पदार्थ बचे होते हैं उसका बाहर निकल जाना एजेशन कहलाता है, और जो हमारा वेस्ट बचता है वो सब पूरा बाहर निकल जाता है। आप लोगों को कल थोड़ा सा मैं पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से बता रहा हूं मैं, आप लोग जो नए लोग जुड़े होंगे आज, वो लोग सुन लीजिए। हम इसको थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कल का भी बताऊंगा मैं आपको। तो हमने जैसे ही भोजन ग्रहण किया, कहां से? बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी जो है आपको दिख रही होगी, मुंह जो होता है बक्कल कैविटी कहलाती है। और यहाँ पर एक ग्लैंड बनी होती है जिसका नाम है लार ग्रंथि, स्लेवरी ग्लैंड। क्योंकि ये क्यों बनाई है ऐसे? ये एक्चुअल में जीभ के नीचे साइड में 3 जोड़ी होती है, ऊपर जीभ के नीचे और साइड में 3 जोड़ी होती है, मतलब 6 होती हैं लाल ग्रंथियां। लेकिन हमने ऐसे बना दी, क्यों बना दी? क्योंकि समझने के लिए ऐसा जरूरी है। जब भी बक्कल कैविटी से हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन को हमारे बत्तीसी जो होती है, बत्तीसी मतलब जानते हैं दांत, 4 प्रकार के दांत होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है कैनाइन, दूसरा कैनाइन, पहला इंसीजर, सामने वाले काटने वाले, कैनाइन प्रदनक मतलब क्या कह सकते हैं उसको, खींचने वाले, ठीक। तीसरा प्रीमोलर, चवर्णक मतलब कम चबाते हैं, और फिर होते हैं मोलर, ठीक है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हमारे दांत 32 होते हैं, जिनमें 20 दांत हमारे 2 बार आते हैं। जिनमें 20 दांत 2 बार कैसे आते हैं? एक आते हैं 7 साल तक, उसके बाद 7 साल के बाद टूट जाते हैं, और उसके बाद में दूध के जो दांत होते हैं, ये बोलते हैं ना दूध के दांत भी टूटे, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, भारी बात कर रहे हो, लेकिन दूध के दांत सबके टूटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। कई सारे लोग बोलते हैं 25 साल के हो गए हो, दूध के दांत नहीं टूटे, ऐसा होता है क्या? नहीं, 7 साल में टूट जाते हैं। तो चवर्णक और जितने भी जो दांत है हमारे, तो वो दांत क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। जब वो काट देते हैं तो उसमें आसान हो जाता है, लार ग्रंथि इसमें मिल जाती है, जिससे हमारा भोजन लिसलिसा बन जाता है। लिसलिसा बनने के कारण क्या? आसानी से वो नीचे सरक सकता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप लोग कुछ ऐसी चीजें खा लें, एकदम अंदर ले लें एकदम, तो अंदर जाता है तो ठसका लग जाता है, परेशानी होती है, पानी पीना पड़ता है, होता है कि नहीं? ये होता क्यों है? क्योंकि वो पूरा का पूरा लिसलिसा नहीं हो पाता ठीक तरीके से। लिसलिसा नहीं हो पाएगा तो सिंपल सी आसानी से नीचे नहीं जाएगा। अगर आसानी से नीचे नहीं सरकेगा तो प्रॉब्लम होगी। लार ग्रंथि क्या करती है? उसमें लार मिलकर लिसलिसा बन जाता है, वो अंदर आसानी से नीचे सरकता है। इस लार ग्रंथि में 2 क्या होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं जो भोजन को पाचन करने में, कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। थोड़ा सा पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है।
इसमें दो तरह के क्या होते हैं, एक होता है टाइलिन, दूसरा क्या होता है लाइजोजाइम। ये क्या करते हैं, दोनों ही सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे भोजन में, तो उस भोजन में से सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बैक्टीरिया वगैरह होते हैं कि नहीं होते, हमारी सब्जी में मक्खी गिर गई, हमने उठा के फेंक दिया, वो मक्खी पता नहीं कहाँ बैठ के आई थी, होता है कि नहीं होता। अगर वो मक्खी कहीं कहीं बैठ के आई और हमने उठा के फेंक दिया और खा भी लिया, तो वो मक्खी में जीवाणु जो होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, वो हमारे भोजन में पहुंचेंगे। अगर भोजन में पहुंचेंगे तो ये जो है क्या करते हैं, ये खत्म कर देते हैं उनको। इससे क्या है, शुद्ध हो जाता है भोजन, ठीक, थोड़ा सा पाचन भी करते हैं। जब ये यहाँ पहुंचता है भोजन ओसोफेगस में, तो ये बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, ओसोफेगस में बोलस कहलाता है, ठीक। अब ये बोलस धीरे धीरे सरकता है, इतनी तेज नहीं सरक गया कि लिया और सीधा अंदर सरक गया डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे सरकता है और ये कहां पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है, और यहां पर स्टोमक में आके रह जाता है। स्टोमक में इसका पाचन होता है। स्टोमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, क्या होती है, जठर ग्रंथि। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि क्या करती है, ये जठर ग्रंथि करती है जठर रस का प्रोडक्शन, गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस बनाती है। क्या बनाती है, गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करती है। ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका 1.2 से 1.8 pH मान होता है। pH मान आप जानते हैं, pH मान का क्या अंतर है, pH मान क्यों दिया जाता है। इसमें अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, pH मान क्या होता है। pH मान में ये होता है कि 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं। 0 से लेकर 7 तक जितने भी मान होते हैं pH मान, वो होते हैं अम्लीय, और 7 से ऊपर वाले जो होते हैं वो होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं, क्षारीय। अम्लीय का मतलब होता है कि तीखा हो जाना। नींबू जो खाते हैं आप, नींबू खाया है आपने, खाया ना, अगर नींबू खाया है तो कैसा लगता है वो, आपकी जीभ जल जाती है कि नहीं जल जाती। तो जिससे जलन हो वो क्या होगा, अम्लीय होंगे। और नमक खाया होगा आपने, एक नमक खाया है कि नहीं, अगर नमक खाया नहीं खाया, आयोडीन वाला खाते हैं, घेंगा रोग वाला। पहले आता था एक ऐड आता था कि आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो घेंगा रोग हो जाएगा, है ना। आजकल तो आयोडीन ही आ रहा है, नॉर्मल तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि पहले कट्टों के कट्टे आता था, एक बड़े बड़े दाने वाला आता था ना नमक, जो पशुओं को दिया जाता था, उसमें आयोडीन नहीं होता था। कई सारे लोग उसी को पीस पीस के खा लेते थे। इससे क्या है, आयोडीन नहीं होने के कारण क्या है, घेंगा रोग हो जाता, क्या होता, घेंगा रोग होता, इसलिए प्रॉब्लम होती थी। अम्लीय और क्षारीय आप लोगों ने देख लिया। अम्लीय का मतलब आप नींबू जो होता है वो अम्लीय होता है, ऐसी चीजें। और क्षारीय का मतलब जैसे नमक है, जिसका pH मान 7 से 14 तक है। हमारे ब्लड का जो pH मान है 7.4 है। क्या है, तो आप बताओ ये कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी, अम्लीय है कि क्षारीय है, क्षारीय, ठीक है। चलो, HCl जो होता है ये क्या करता है, इसमें 2 एंजाइम और पाए जाते हैं, जिसका नाम है पेप्सिन और दूसरे का नाम है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम पाए जाते हैं। इन दोनों एंजाइम्स को HCl क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। क्या कर देता है, उत्तेजित करता है, एक्साइटेड कर देता है। एक्साइटेड करता है, क्यों करता है, क्योंकि भैया भोजन पचाना है। अगर भोजन नहीं पचेगा तो ऊर्जा कहां से मिलेगी, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो बॉडी काम करेगी क्या, बॉडी काम नहीं करेगी। पेप्सिन जिसको पचाता है उसका नाम क्या है, और रेनिन किसको पचाता है,
पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और ये किसको पचाता है? दूध का पाचन करता है। ये कहां पाए जाते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे पेप्सिन रेनिन एंजाइम कहां मिलते हैं, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं स्टोमक में पाए जाते हैं। कौन सी ग्रंथि होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक या जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है जिसमें HCl, पेप्सिन और रेनिन होते हैं। HCl इन दोनों को क्या करता है? उत्तेजित करता है। साथ में ये भोजन में मिल जाता है, उसको पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो HCl, अच्छा मैंने आप लोगों को कल ये भी बताया था कि हमारे अंदर चूहे दौड़ना होता है, तो ये HCl इतना pH मान होगा तो ज्यादा हानिकारक होगा, खतरनाक होगा। तेजाब आपने देखी है, तेजाब होती है, तेजाब में क्या होता है? अम्लीय होती है वो, और जैसे ही डालते हैं सब साफ होता चला जाता है। इसीलिए ये जो है ये, अच्छा जितने भी लोग शराब पीते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि भोजन कर नहीं पाते बेचारे, क्योंकि इतने सारा पी लेते हैं, उसके बाद में HCl निकलेगा तो दीवारों से टकराएगा, इसको डैमेज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या राइट? अगर इसको डैमेज कर रहा है ना भोजन को, और साथ में जो शराब पी रहे हैं वो भी क्या है? एक अम्ल ही है कि नहीं? अल्कोहल वो भी हानिकारक है, तो इसलिए ये डैमेज कर देता है। चलिए यहां तक हम पहुंच गए। तो स्टोमक में खाना पच गया। स्टोमक में खाना पचने के बाद यहाँ आता है डेड्यूनम में। डेड्यूनम में जब आएगा खाना तो ये बोलस तो यहाँ कहलाता था, ये काइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काइम। चलिए काइम कहलाता है। अब डेड्यूनम में जैसे ही भोजन आता है तो यहाँ पर दो जो ऑर्गन है, लीवर और पैंक्रियास, ये दोनों ही क्या करते हैं? जूस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? जूस। लीवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। क्या? पित्त रस। इसको पित्ता से कहा जाता है, गॉल ब्लैडर को। ये क्या करता है? पित्त रस प्रोड्यूस करता है, इसमें पित्त रस भरा जाता है। लीवर से पित्त रस निकलता रहता है और कहां स्टोर होता रहता है? यहाँ गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में स्टोर होता रहता है। किसमें? पित्ताशय में। जब ये पित्ताशय में स्टोर होता रहता है, जैसे ही यहाँ पर भोजन आता है, पित्ताशय से ये जो है पित्त रस निकलता है और कहां पहुंच जाता है? डेड्यूनम में पहुंच जाता है। ठीक, और यहाँ पर ये पहुंचकर पाचन करता है भोजन का। लेकिन एक चीज और है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। एंजाइम लीवर में नहीं प्रोड्यूस होता। ठीक है, साथ में अग्नाशय की बात करें, अग्नाशय की बात करें, पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तीसरा है लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन के जो पेप्टाइड्स बने थे, यहाँ पर पेप्टाइड्स बन जाते हैं, प्रोटीन का पाचन होता है, तो उसके पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदल देता है। और यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है, किसका? वसा का। तो पैंक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। 3 प्रकार के होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन का, ये कार्बोहाइड्रेट का, ये वसा का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर भोजन आ जाता है। सबसे ज्यादा जो भोजन है वो यहीं पचता है। कहाँ पचता है? डेड्यूनम में पचता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है? डेड्यूनम में होता है।
ये लिखिए, लिख सकते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन डेड्यूनम में होता है। और डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों ही छोटी आंत के भाग हैं। किसके हैं? छोटी आंत के भाग हैं। डेड्यूनम में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है। किसका होता है? डेड्यूनम में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है। जेजुनम में कोई एंजाइम नहीं होता, जेजुनम में कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए यहां पर केवल अवशोषण होता है। ऊर्जा जो मिली हमें डेड्यूनम में, उस ऊर्जा का अवशोषण जेजुनम में हो जाता है। तो जेजुनम में अवशोषण होता है। इसकी हम बात करेंगे अभी, इसको नोट कर लीजिए। इसमें 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इलियम में, और 5 के लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा आप इसको नोट करिए, उसके बाद में हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। कितने लोग बोले? ये नोट हो गया, इसको मिटा देते हैं हम लोग। इलियम की बात कर रहे हैं तो इसमें 5 एंजाइम्स होते हैं। एक होता है इरेप्सिन, रेप्सिन, लाइपेज, काम नहीं कर रहा है, रेप्सिन, लाइपेज, माल्टोज, लैक्टोज, रेप्सिन, लाइपेज, माल्टोज, लैक्टोज, और दूसरा आखिरी होता है सक्रोज। सक्रोज। ये 5 एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? इलियम में पाए जाते हैं। और ये तीनों ही पार्ट किसके हैं? छोटी आंत के हैं।
ये पांचों के पांचों एंजाइम्स जो हमारे एसिड बने हैं बदल बदल के उनका चेंज करते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अवशोषण हो जाता है, बाकी जो बचता है खाना यहाँ पर हो जाता है और बाकी जो बचता है वो यहाँ हो जाता है इलियम में। ठीक है, उसके बाद में कोई भी वैसा अवशोषण नहीं होता, अकेला जल बचता है, पानी बचता है, और पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। कोलोन में जैसे सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये तीनों ही किसके भाग हैं? ये हैं बड़ी आंत के। किसके? बड़ी आंत के भाग हैं। बड़ी आंत में केवल पानी का अवशोषण होता है। कहां पर? कोलोन में पानी का अवशोषण होता है, बाकी का रेक्टम के द्वारा, इसके द्वारा व्यर्थ पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर शरीर से बाहर किसके द्वारा निकलते हैं? रेक्टम के द्वारा। ये मलाशय कहा जाता है हिंदी में इसको, रेक्टम को क्या कहते हैं? मलाशय। जो हमारा मल बचता है वो कहाँ स्टोर होता रहता है? रेक्टम में, और इसके द्वारा हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है जो भी मल होता है। तो हमारी बॉडी में यहां से लेकर बक्कल कैविटी से लेकर रेक्टम तक ये पूरा का पूरा आहार नलिका कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नलिका कहलाती है। और इसमें ही आहार पूरा आता है और इसका पाचन होता है, और पाचन होकर इसका क्या हो जाता है? वो निकल जाता है। ठीक, तो ये सभी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। तो हमारा भोजन का पाचन कैसे हो रहा है ये आप लोग समझ पाए? हमारे भोजन का जो पाचन हो रहा है वो आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझ चुके होंगे। और ये जो एंजाइम्स हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सभी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। नोट हो गया? तो दोबारा सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता देता हूँ एक बार और। ध्यान से सुनिए बेटा सभी लोग। ये जो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ये पाचन तंत्र का चित्र है। किसका है? पाचन तंत्र का चित्र है। पाचन तंत्र में बक्कल कैविटी मतलब हमारा मुख होता है, यहाँ से हम कोई भी पदार्थ खाते हैं और उसका पाचन होना, उसकी एनर्जी का हमारे शरीर को मिलना और व्यर्थ पदार्थ का बाहर निकल जाना, ये पूरी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है, पाचन कहलाती है। और ये इसके लिए एक पूरा का पूरा तंत्र काम करता है। अगर इसके अंगों की बात करें तो आप लोग सिंपल सी बात कर सकते हैं कि अंगों में क्या आता है? बक्कल कैविटी आती है, बक्कल कैविटी के बाद सलेवरी ग्लैंड आएगी कि नहीं आएगी? लार ग्रंथियां आएंगी, और यहाँ पर ये ओसोफेगस आएगा। ओसोफेगस स्टोमक भी इसका अंग है, हाँ या ना? ये स्टोमक है, लीवर है, पेंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, ये छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सभी इसके अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो आहार नलिका कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी आहार नलिका कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। और ये सभी आपको दिख रहे हैं चित्र में, वो सभी क्या हैं? वो इसके अंग कहे जाते हैं। बक्कल कैविटी से हम जब जैसे ही पदार्थ खाते हैं तो लार ग्रंथि के द्वारा हमारे भोजन में या किसी भी पदार्थ में लार ला दी जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है? खाना जो है या कोई भी पदार्थ लिसलिसा हो जाता है, जो आसानी से हमारी बॉडी के अंदर नीचे सरकता चला जाता है। इसमें दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। टाइलिन और लाइसोजाइम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरियास और वायरसेस जो हानिकारक होते हैं वो उनको खत्म कर देते हैं, कुछ को खत्म कर देते हैं, जिससे क्या है? हमारा भोजन शुद्ध हो जाता है और वो ओसोफेगस में पहुंच जाता है।
ऑसोप्रेगस में जब भोजन पहुंचता है तो उसको बोलस कहा जाता है, और बोलस से धीरे धीरे सरक कर कहाँ पहुंच जाता है, स्टोमक में पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में पहुंचने के बाद में भोजन पर क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, इसमें एक जठर ग्रंथि होती है। जठर का मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, जिसका pH मान 1.2 से 1.8 तक होता है। दूसरी चीज ये होती है कि पेप्सिन और रेनिन होती है। पेप्सिन क्या करती है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है, और रेनिन दूध का पाचन कर देती है। HCl इन दोनों को ही उत्तेजित करता है, तभी काम कर पाती है। ठीक, स्टोमक के बाद में भोजन पचने के बाद में वो कहाँ आता है, डेड्यूनम में आता है, जो छोटी आंत का भाग होता है। सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, डेड्यूनम में होता है। डेड्यूनम में जैसे ही भोजन आता है तो यकृत या लीवर जो कहते हैं हम लोग, लीवर क्या करता है, उससे बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस उसमें मिल जाता है, जिससे पाचन होता है। इसमें कोई एंजाइम्स उत्सर्जित नहीं होते। दूसरी चीज, लीवर के अलावा अगर बात करें तो पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस निकालता है। इसमें 3 तरह के रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज और लाइपेज 3 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो अलग अलग कार्य करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन यहीं पर इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में जेजुनम में कोई एंजाइम्स नहीं होता, इसलिए वहां पर केवल अवशोषण होता है, ऊर्जा और पदार्थ और खनिज पदार्थों का सबका अवशोषण होता है। उसके बाद इलियम में 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, और इलियम में पूरे के पूरे जितना भोजन होता है, जितनी एनर्जी होती है, सब वहां तक कवर हो जाती है और पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। इसके बाद में कोई भी एनर्जी या पदार्थ अवशोषित नहीं होता, केवल जल को छोड़कर। जल कोलोन में पहुंचकर जल का अवशोषण होता है, और रेक्टम के द्वारा जो मलाशय है, मल है, वो इकट्ठा होता रहता है, मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है, रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, पाचन तंत्र कहलाती है। इस प्रकार हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। तो भोजन का पाचन तंत्र में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछते हैं। इनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप देखिए कि लार ग्रंथि में से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो 3-4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से 3 अलग होंगे, एक अलग होगा। इसमें दे देंगे वो कि इरेप्सिन, ये दे दिया, 1 2 3 ये दे दिए, चौथा टाइलिन दे दिया। तो आपको पता है टाइलिन किसमें पाया जाता है, लार ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज HCl कहाँ निकलता है, HCl कहाँ निकलता है, आप बता सकते हैं कि हमारा एक पार्ट है जिसका नाम अमाशय है, स्टोमक है, वहां पर HCl निकलता है। कौन निकालता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालती है। किसमें होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है। समझ आ रहा है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस केवल इसको समझ लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा ही समझ लिया आप लोगों ने ठीक से, तो आप लोग इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आप ऑनलाइन जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं, किसी भी किताब में मिलते हैं, तो इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन है वो आप लोग उठा के देखिए, इससे आपका क्या है, क्वेश्चंस बनेंगे। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। साथ में जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां सुधर जाएंगी, और गलतियां सुधर जाएंगी तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सिलेक्शन ना होने में गलतियों का तो महत्वपूर्ण रोल होता है। जो लोग ज्यादा गलतियां करते हैं उनका सिलेक्शन रुक जाता है, और जो कम गलतियां करते हैं, गलतियां ना के बराबर करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। आप लोग खुद ही सब सोचिए कि आप जितने भी लोग पेपर देते हैं, सभी लोग स्टूडेंट्स, तो जानबूझकर आते हुए भी हम 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। आते हुए गलत करके आते हैं, हम अपना एक्स्ट्रा दवा लगा के उसको चेंज कर देते हैं, और उसके बाद में वो गलतियां हो जाती हैं, और वो गलतियां ले डूबती हैं। कई बार ऐसा होता है, ये क्वेश्चन से रह गया सिलेक्शन, हम गलती कितनी करके आए, 5 गलती करके आए, और सिलेक्शन रुक जाता है, फिर रोते हैं। ये गलतियां ही सुधारनी है, ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हमको सुधारनी है, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर गलतियां नहीं होंगी तो सिंपल सी चीज है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, और आसानी से सिलेक्शन हो जाए। पढ़ने से ज्यादा रोल गलतियां कम करने का। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये भी जबरदस्त चीज है, क्योंकि इसको
इसको समझने में बहुत समय लग जाता है। कई बार आप लोगों को ऐसे मिलेंगे लोग, उन लोगों से दूर रहना है जो एक कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के लाए और आप लोगों से कहें कि इसको बताओ। अच्छा, इतना भी नहीं आता, अगर आपको नहीं आता तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जिंदगी में नहीं आएगा क्वेश्चन, कभी नहीं आएगा वो ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है। दूसरी चीज, कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि ये किताब पढ़ रहा है, ये नोट्स पढ़ रहा है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। ऐसे लोगों से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अगर भाई साहब तुम्हें पता है, तुम बोल रहे हो कि इसमें से कुछ नहीं आएगा, तुम ही पढ़ लो ना यार पहले, उसके बाद हमें बता देना, राइट? उन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि सिलेक्टेड चीजें जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो सामान्य चीजें हैं और इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। हमें स्पेशल नहीं पढ़ना है, हमें बहुत चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। हमें 80 से 90% कवर करना है, 80 से 90% ऐसी चीजें पढ़नी है जो सामान्यतः आती है, उन्हीं में सिलेक्शन होता है, 70, 75, 80 तक पहुंचता है। हमें वो स्पेशल चीजें पढ़नी ही नहीं है जो एक क्वेश्चन के लिए हमारी पूरी पढ़ाई को चौपट कर दे। लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। हम लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं, यार इसको पढ़ लूं, समझ नहीं आ रहा है बिना बात के, और उसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो हजारों साल में एक आध बार आ जाता है और उसके पीछे पड़े हैं। हमें कठिन प्रश्न सॉल्व नहीं करने हैं। 5 कठिन प्रश्न के चक्कर में हमें 95 क्वेश्चन को भाड़ में नहीं जाने देना है, उनको रोकना है। हमें 95 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरी चीज एक इम्पोर्टेंट ये होती है कि आप लोग जब भी परीक्षा में बैठे तो परीक्षा में हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन। जैसे ही पहला क्वेश्चन आया तो नहीं बना, मूड खराब हो जाता है, यार ये नहीं आ रहा। दूसरा आया, दूसरा भी नहीं आया। तीसरा आया, वो भी नहीं आया। फिर बस ऐसा लगने लगता है अब क्या होगा मेरा। लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि भाई साहब 100 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ही तो निकले हैं। अभी कितने क्वेश्चन है? 97। और सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए? 70, 75, राइट? 97 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, तो हम अपना दिमाग खराब क्यों करें? उन क्वेश्चंस को गोला लगाते जाइए, बाद में देखेंगे, तुझे बाद में देख लूंगा, ये मूड में बिंदास कि तुम्हें बाद में देख लेंगे, और आगे बढ़ते जाइए। आप पाएंगे आगे जाते जाते आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। परेशानी क्या होती है? एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर ये करता है कि ये आपको होपलेस करने की कोशिश करता है। स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, और होपलेस नहीं होंगे तो सिंपल सी आप लोग स्टार्टिंग में संभल गए तो आप लोग लंबी पारी खेल सकते हैं, और लंबी पारी खेलेंगे तो जबरदस्त छक्के मारेंगे, है कि नहीं? राइट? जब जबरदस्त छक्के पड़ेंगे, लंबी इनिंग खेलेंगे, तो सिंपल सी चीज है, फिर सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए ये परेशान नहीं होना कि 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, टफ थे, तो 95 तो है, सिलेक्शन तो उनसे होगा। ये सभी चीजें छोटी छोटी होती हैं, ये इन बात को समझिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा प्रैक्टिस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, जिससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपकी जो गलतियां हैं वो सुधरती चली जाएंगी। अगर वो सुधरेंगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो पाचन तंत्र आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये इसमें क्या क्या है, और आप लोग इसको देख सकते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका अंदाजा हो गया होगा कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। अगर हमारी बॉडी को निकाल के देखें, काट के देखें, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कौन सा कहाँ पर क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की। किसकी? श्वसन तंत्र। एक तंत्र और है। हमारी बॉडी में कई सारे तंत्र हैं जो अलग अलग कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं और अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम
इसको कहते हैं श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो है हमारा, जिसमें आप लोग श्वसन ये कह सकते हैं कि आपने जो सांस ली, सांस नहीं, सांस, श्वास, श्वास कह सकते हैं। सांस तो सबकी बनेगी एक दिन, है ना, सबकी सांस होगी एक, नहीं सबकी होती है, किस्मत वाले नहीं होते। अब ठीक है जो भी है, अच्छा है, सबके लिए सांस मिलेगी एक, है ना, लेकिन श्वास भी मिली है सबके लिए। विदाउट श्वास कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसमें आप लोगों ने एक डायग्राम बनाया था अभी ऐसा करके, और इसमें एक विंड पाइप बनाया था। क्या बनाया था? विंड पाइप बनाया था। और यहाँ पर ये क्या है, पाचन तंत्र के लिए चली गई थी। अब विंड पाइप में यहाँ पर ये गेट लगा होता है, ढक्कन लगा होता है। क्या होता है? ढक्कन। इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या होता है? और आप लोग जो सांस लेते हैं वो नेजल कैविटी से लेते हैं। नेजल मतलब नाक, आया ना, लेते हैं कि नहीं? हम लोग नेजल कैविटी से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। और जब सांस लेते हैं तो ये सांस इधर आती है, श्वास आती है, और इसमें विंड पाइप में ये खुल जाता है, एपिग्लॉटिस, ढक्कन खुल जाता है, और ये इसमें पहुंच जाती है। जब इसमें पहुंचती है तो यहां पर ये दो संरचनाएं बनी होती हैं। क्या बनी होती है? दो संरचना। इसमें भी अंदर संरचनाएं बनी होती हैं, एक करके ऐसे। ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं। अब ये जो संरचनाएं हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? इससे जुड़ी होती है एक्चुअल में ये, ठीक है। इसके नीचे एक संरचना और होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। ये क्या है? फेफड़े हैं, फेफड़े। इसको कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ठीक। इनको कहते हैं एल्वोयली। क्या कहते हैं? एल्वोयली, ट्रैकिया, एल्वोयली। चलिए, और ज्यादा और डीपली नहीं जाना है हमें, नहीं काफी है। तो श्वसन तीन प्रकार से होता है। एक्चुअल में बेसिकली जो श्वसन होता है वो किससे होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है, हाँ या ना? फेफड़ों से ही क्या होते हैं? फेफड़े अगर खराब हो जाए किसी की, सांस ले पाएगा वो? नहीं ले पाएगा, है ना। तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। और श्वसन तीन प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है गैसों का परिवहन, तीसरा होता है आंतरिक श्वसन। क्या होता है? आंतरिक श्वसन। ठीक। तीसरा क्या है? आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब होता है कि हमने सांस ली, हमने
सांस ली और छोड़ दी, ये क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। ठीक। अब बात ये आती है कि हमने जो सांस ली उसमें सांस में जब ली, सांस लेने पर क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है वायु में? वायु में N2 कितना होता है? 78%। O2 क्या होता है? 21% के आसपास या 20%। ठीक। CO2 जो होता है 0.03%। ठीक। ऐसा होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है? N2 में कोई चेंज आएगा? नहीं। N2 मतलब नाइट्रोजन, 72 का 78 रहेगी। ऑक्सीजन में चेंजिंग होगी 16% के आसपास रह जाएगी, 16% के आसपास रह जाएगी। और CO2 बढ़ जाएगी 4% के आसपास, 4 से 5% हो जाएगी। 16-17% क्या O2 रह जाएगी और CO2 4 से 5% हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? चेंजिंग क्या हुई? चेंजिंग ये हुई कि O2 जो ली हमने, ऑक्सीजन जो ली वो किस में चेंज हो रही है? CO2 में। क्या हो रही है? ऑक्सीजन CO2 में चेंज हो रही है। तो बाह्य श्वसन का मतलब ये है कि हमने जो सांस ली और सांस छोड़ी उन दोनों में क्या अंतर आया? सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। ठीक है। क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। अब गैसों का परिवहन कैसे होता है? गैसों का परिवहन जो होता है हमारी बॉडी में, आपने देखा था हार्ट, लंग्स मतलब फेफड़े, यहां पर हमने सांस ली तो फेफड़ों के द्वारा अंदर पहुंची, हमने सांस खींची तो अंदर फेफड़ों के द्वारा पहुंची, और ये सांस फेफड़ों तक पहुंचने के बाद में क्या होता है? ये ऑर्गन होता है हार्ट, जिसको आप ऐसा बनाते हैं, ऐसा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि ये तो बन गया और इसमें एक कील और लगा देते हैं, है ना, और इधर से खून गिरता रहता है कि बस घायल कर दिया, है ना। कुछ लोग ऐसा बना देते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ, चलिए। अब ये जो है घायल कर दिया, तो वो घायल होते हैं, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा। आप लोगों ने देखा कि किसी को? नहीं देखा। और तीसरा होता है अंग, ठीक है, ऑर्गन। क्या होते हैं? ऑर्गन। तीसरा क्या होता है? ऑर्गन। जब आप सांस लेते हैं तो सांस यहां पहुंच गई, फेफड़ों तक पहुंच गई, फेफड़ों से ये जो सांस है वो यहां पहुंचेगी खून के द्वारा। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड के साथ बहता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये लंग्स से हार्ट तक पहुंचाता है। लंग्स से हार्ट तक मतलब हमारे जो लंग्स मतलब फेफड़ों से कहां पहुंचता है? हार्ट मतलब दिल तक पहुंचती है। क्या पहुंच रही है? ऑक्सीजन। और दिल से अंगों तक पहुंच रही है, हमारे बॉडी के जो अंग है वहां तक पहुंच रही है। आप लोगों ने कभी देखा है कि आप लोग बैठे हैं और आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो अंग है, पैर वगैरह है, तो वो काम करना बंद कर देता, मतलब सो जाता है। सोता है कि नहीं सोता? आपका जो पैर सो रहा है तो वहां पर क्या है? वो दबने के कारण क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसप्लांटेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आपके जो
पैर वगैरह क्या है सही से काम करेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो वो सो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ देर बाद झटकने के बाद, उसमें पीटने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, अंगों तक पहुंच गई। क्या पहुंच गई? ए, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अंगों तक जब पहुंच जाती है तो अंग क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया होती है। अब श्वसन की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन जो है O2 CO2 में बदलेगी, किसमें? CO2 में। और CO2 जब बनेगी तो यहां से ये जो है हीमोग्लोबिन CO2 के रूप में, CO2 के रूप में हीमोग्लोबिन क्या है, CO2 जो है उसको लेकर इधर आएगी, कहां तक? हार्ट तक आएगी। कहां आएगी? हार्ट तक। और यहां से हार्ट से CO2 कहां पहुंचेगी? लंग्स तक। और फिर लंग्स से क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। हाँ या ना? अगर ये बाहर निकल जाएगी तो ये पूरा का पूरा साइकिल क्या होगा? गैसों का परिवहन हो गया। CO2 को ले जाना और CO2 को वापस लाना। हाँ या ना? जिस रक्त में, जिस पार्ट में ऑक्सीजन बह रही होती है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त या शुद्ध वायु कह सकते हैं। और इधर क्या है? अशुद्ध, क्योंकि इसमें CO2 मिल गया। क्या मिल गया? CO2 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है? गैसों का परिवहन है। कैसे पहुंचता है? हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। किसका? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है, लाता है और ले जाता है। ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को अंदर से लाता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन किसमें चेंज हो जाती है? CO2 में चेंज हो जाती है। और CO2 में चेंज होगी तो सिंपल सी बात है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि CO2 क्या होती है? गर्म होती है, एक्चुअल में होती है कि नहीं? और आपकी जो सांस है छोड़ते वक्त गर्म निकलती है। ठीक, तो ये जो है पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? गैसों का परिवहन। अब आंतरिक श्वसन की अगर बात करें, हम लोग आंतरिक श्वसन की बात करें तो आंतरिक श्वसन में कोशिका में जो श्वसन होता है उसको शामिल किया जाता है। किसमें? आंतरिक श्वसन का मतलब है कि अंगों तक तो पहुंच गई ऑक्सीजन, अंगों के अंदर अंग किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। आपने ये देखा था कि सेल मतलब कोशिका से टिश्यू बना, ऊतक बना, और ऊतक से क्या बनेगा? अंग बनेगा। हाँ या ना? ऐसा बताया था। अंग से अंग तंत्र बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, अंग तंत्र, और अंग तंत्र सब मिल जाएंगे तो जीव बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। तो इसका मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। तो आखिरी में जो श्वसन होगा वो कहाँ होगा? मुख्य रूप से सेल में होगा, कोशिका में होगा। तो जो कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या होना? कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया होना क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है। अब बात ये आती है, आपने सेल में पढ़ा था कि कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? मुख्य रूप से होती है कहां पर? बताओ। पावर हाउस में, माइटोकॉन्ड्रिया। याद है? माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया जो होती है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसके रूप में ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा जब निकलेगी तो हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलेगी तो हमारी बॉडी कार्य करेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें है? इसमें कोशिका में है। और कोशिका के अंदर जो श्वसन की क्रिया हो रही है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया हो रही है तो O2 जो है वो किस में बदल रही है? CO2 में बदल रही है। ठीक है,
O2 किसमें बदल रही है, CO2 में बदल रही है। इस प्रकार आंतरिक श्वसन भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये तीन प्रोसेस क्या होती हैं, हमारे श्वसन की होती है, बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और आंतरिक श्वसन। समझ आया कुछ? तो ये आंतरिक श्वसन में क्या होगा, कोशिका के अंदर किसका होना, श्वसन क्रिया का होना क्या कहलाएगा, आंतरिक श्वसन कहलाएगा। और मुख्य रूप से कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया के कारण क्या है, हमें ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा किस रूप में मिलती है हमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी के रूप में निकलती है। और इस O2 का CO2 में क्या हो जाता है, बदलना होता है, मतलब O2 किसमें बदल जाती है, CO2। इस प्रकार पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सभी श्वसन की क्रिया आप लोग देख चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि आप लोग कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को आप लोग महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी, आज की जो क्लास है उसको महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी के चैनल पर भी देख सकते हैं। उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे यूट्यूब पर हम लोग लाइव हो सकें। तो आप लोगों के पास इस वीडियो को देखने के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी एक यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और इसको दोबारा देख सकते हैं। इसमें कोई समस्या हो तो आप लोग मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच।